एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और आज बच्चों मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसा टॉपिक जिसको हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, यानी एटलीस्ट क्लास 6 से तो आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा। और वो टॉपिक है सेल। अब सेल ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इसको क्लास 11th में भी पढ़ा जाता है, इसको नीट की प्रिपरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वो बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उनके जनरल साइंस के नाम से एक पेपर आता है तो उसमें भी इस टॉपिक को पूछा जाता है। तो आज का ये टॉपिक और आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट बना रहने वाला है, तो इसीलिए इस वीडियो में बने रहिए। और आइए आप शुरू करते हैं, आप और हम मिलकर ये मजेदार सा टॉपिक। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे, जैसे ही सेल की बात आती है तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग काफी जूनियर क्लासेस से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो नींद में भी अगर उठा के पूछो कि सेल क्या होती है तो सबसे पहला सेंटेंस आता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, यानी एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है सेल। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि कैसी यूनिट है, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम वर्ड पे जाएंगे स्ट्रक्चरल। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। अब वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, लेकिन सब किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। और फंक्शनल यूनिट यानी कि हर सेल का एक पर्टिकुलर काम है। क्या मतलब हुआ इस बात का? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ आरबीसी, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, तो इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करती है ये। अगर मैं लिखती हूँ WBC तो ये क्या करती है, WBC करती है ढिशुम ढिशुम करती है, यानी जो भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में अगर आ गया है तो उस इन्फेक्शन को खत्म करने का काम किसका होगा, वो WBC का काम होगा। अगर मैं लिख देती हूँ प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, प्लेटलेट्स का काम होता है कि अगर कहीं लग जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड, यानी थक्का जो जमेगा ब्लड का वो किसकी वजह से जमेगा, प्लेटलेट्स की वजह से जमेगा। तो यानी कहने का मतलब है कि हर सेल का अपना एक कुछ काम है। अब अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें जो बहुत सारी सेल से कंसिस्ट हो रहा है, तो वहां तो मिलता है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कुछ सेल्स का ग्रुप होगा जो एक पर्टिकुलर काम करेगा, कुछ सेल दूसरा काम करेंगी और कुछ सेल कोई और काम करेंगी। यानी मान लीजिए अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम लूं तो उसकी सेल्स डाइजेशन का काम करेगी। अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करती हूं तो वहां पे सेल रेस्पिरेशन का काम करेगी। अगर मैं एक्सक्रीशन की बात करती हूं, एक्सक्रीटरी सिस्टम लेती हूं, तो वहां काम करेंगे एक्सक्रीशन का। लेकिन अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हुआ तो वहां पे वो एक ही सेल सारे कामों को परफॉर्म करेगी, यानी वही डाइजेशन भी करेगी, वही एक्सक्रीशन भी करेगी। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो सेल होती है वो एक फंडामेंटल यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, और उसका एक पर्टिकुलर फंक्शनल होता है, उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरी बात यही है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स किससे कंसिस्ट हो रहे हैं, सेल से कंसिस्ट हो रहे हैं। अब हम आगे मूव करते हैं। इस स्लाइड में लिखा हुआ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब आप कहोगे क्या मैडम बच्चों वाली बात बता रहे हो आप, हमें भी पता है कि यूनिसेलुलर यूनी आ रहा है इसका मतलब वो सिंगल सेल से कंसिस्ट हो रहे हैं, मल्टी आ रहा है इसका मतलब ये मोर देन वन सेल से कंसिस्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसके एग्जाम्पल। जो बच्चे जनरल साइंस का पेपर देंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वहां पर यहां पर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई से, मान लीजिए ऑप्शन दे दिया आपको, कई सारे 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है। तो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखे हैं, अमीबा, पैरामीशियम, गीस्ट और ई कोलाई। ई कोलाई जो है वो है इश्चेरिचिया कोलाई, जो एक बैक्टीरिया है। ये चारों किस कैटेगरी में आते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस की और प्लांट्स की और एनिमल्स की, तो ये किस में आते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ डिस्कवरी की। जब सेल आई तो सेल की डिस्कवरी से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिसको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है उन साइंटिस्ट के नेम। उसमें सबसे पहला नाम आता है बच्चों रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने ही माइक्रोस्कोप से कॉर्क के थिन स्लाइसेस लिए और उन थिन स्लाइसेस को अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप में जब देखा तो उन्हें कुछ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखे, कुछ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखे। वो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को बेसिकली वो क्या थी, सेल वॉल थी, उसको उन्होंने सेल नाम दिया। वो बेसिकली क्या थी, डेड सेल थी। उसके बाद आए
A.V. ल्यूवेनहॉक, या जिनको हम एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक भी कहते हैं, जिन्होंने लाइव सेल, लिविंग सेल डिस्क्राइब की। अब अगर मान लीजिए डेड सेल का पूछा जाए कि डेड सेल को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, तो हमारा आंसर होगा रॉबर्ट हुक। और अगर हमसे लिविंग सेल का पूछा जाए कि लिविंग सेल को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब करा, तो हमारा आंसर होगा एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। उसके बाद आए रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, यानी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस किसको बोलते हैं हम, ब्रेन ऑफ द सेल को, जो उस सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो इसकी डिस्कवरी किसने करी, इसकी डिस्कवरी करी रॉबर्ट ब्राउन ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, इन पांचों साइंटिस्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई साइंटिस्ट थे तो वो थे मैथियास श्लीडन और थियोडोर श्वान, जिन्होंने दी थी सेल थ्योरी। क्या होती है अभी बताऊंगी। और लास्ट में आप एक नाम याद रखेंगे, रूडोल्फ विर्शो। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है समझो। यहां पे एक रेड कलर के मार्कर से लिखा हुआ है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है कि कोई भी जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिराइव होती है। यानी मान लीजिए कि एक सेल है, उस एक सेल डिराइव हुई, इस डिवाइड करा, इसने 2 सेल बना दी, इन 2 सेल ने आगे और 2 सेल बना दी, इसने भी क्या बना दी, 2 सेल, यानी टोटल कितनी बन गई, 4 सेल बन गई। अब यानी ये जो सेल बन रही है, ये वाली जो सेल बन रही है, ये पहले वाली सेल में डिवीजन की वजह से बन रही है। तो इसका मतलब होता है यानी ये प्री एग्जिस्टिंग, ये सेल पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, ये किससे बनी, इस वाली सेल से बनी। तो यानी ये सेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, इसमें डिवीजन हुआ तो आगे जाके सेल बनी। ये मतलब होता है ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। यहां पर से इस टैगलाइन को दे दिया जाता है कि ये किसने कहा, तो आपका आंसर होगा रूडोल्फ विर्शो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैथियास श्लीडन और श्वान, इन लोगों ने क्या दी, सेल थ्योरी दी। पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है, हु प्रपोज द सेल थ्योरी, तो आपको श्लीडन और श्वान का नाम याद होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि बहुत ज्यादा जब डीप में घुसते हैं कि इसमें से जो श्लीडन, ये जो कौन है, श्लीडन है और ये है श्वान है, ये इसमें से बॉटनिस्ट थे एक और एक जूलॉजिस्ट थे। उसमें से जो श्लीडन थे वो बॉटनिस्ट थे और श्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बॉटनिस्ट कौन थे और जूलॉजिस्ट कौन थे। अब एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट, इतना सारा स्ट्रेस, छोटा सा दिमाग, कितनी सारी चीजों को याद रखेगा। तो उसके लिए हम एक ट्रिक बनाते हैं, इनके पूरे नाम पर जाओ, मैथियास श्लीडन, मेथी। अब ये मेथी लिखते ही तो मेरे को मेथी के पराठे याद आ जाते हैं, जो विंटर्स में बहुत अच्छे लगते हैं, हम लोग बहुत चाव से खाते हैं। मेथी जस्ट फॉर ट्रिक बता रही हूँ। मेथी क्या है, प्लांट है, तो प्लांट, और बॉटनी में किसका स्टडी करा जाता है, प्लांट का स्टडी करा जाता है। तो हमें अब हमेशा याद रहेगा कि मैथियास श्लीडन कौन थे, बॉटनिस्ट थे। अब बॉटनिस्ट थे तो वो किस पर स्टडी करेंगे, प्लांट्स पे करेंगे। जब इन्होंने प्लांट्स पर स्टडी करी तो इन्होंने ये बताया कि जो प्लांट्स हैं वो किससे मिलके बनते हैं, सेल से मिलके बनते हैं, प्लांट बॉडी, और वो सारी की सेल मिलकर के क्या बना देती है, टिश्यू बना देती है। ये इन्होंने बताया अपनी सेल थ्योरी में। फिर आए श्वान। श्वान याद करो, स्वान जो होता है, हंस जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है, एनिमल है, तो वो किस कैटेगरी में आता है, जूलॉजी में। तो हम ये ट्रिक बना लेंगे कि थियोडोर श्वान क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने एनिमल सेल पर स्टडी करी और इन्होंने क्या बताया कि एनिमल सेल हैड अ थिन आउटर लेयर नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी एनिमल सेल में एक आउटर मोस्ट एक लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब क्या हुआ, इन श्वान ने कुछ प्लांट्स पर भी स्टडी कर लिया, और जब इन्होंने प्लांट्स पर स्टडी करा तो उन्होंने ये बताया कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट। यानी जिस तरीके से इन्होंने एनिमल सेल में ये बताया कि आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसी तरीके से प्लांट्स में भी एक मेम्ब्रेन होती है, एक लेयर होती है, मेम्ब्रेन नहीं कहेंगे, लेयर कहेंगे, उसको हम क्या कह देते हैं, सेल वॉल। ये बात भी इन्होंने कही। उसके बाद दोनों ने मिलकर ये बताया कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बनता है। ये दूसरी चीज बताई। और तीसरी चीज इन्होंने बताई, ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक सेल है वो डिवाइड करेगी, उससे 2 सेल बनेंगी, फिर 2 सेल डिवाइड होके आगे और बनाएंगी। तो यानी जो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता जा रहा है वो किसकी वजह से इंक्रीज होता जा रहा है, जो सेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसमें डिवीजन की वजह से इसका नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। अब समझो कि क्वेश्चन क्या करना है हमें। क्वेश्चन अगर ये थ्योरी में पूछा जाता है तो पूरी सेल थ्योरी लिखने को आती है, तो उसमें मैथियास श्लीडन श्वान, हाँ
एक बात और कि आपको इनके ईयर भी याद रखने हैं, जैसा कि मैंने बताया कि श्लीडन ने जो काम किया था वो 1838 में काम किया था और श्वान ने जो काम किया था 1839 में। तो इनके सन भी आपको याद रखने हैं। प्लस आपको इन सब की जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये पहला पॉइंट, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल विच फॉर्म टिश्यू ऑफ द प्लांट। दूसरी बात, एनिमल सेल अकॉर्डिंग टू श्वान, एनिमल सेल हैड अ थिन आउटर लेयर नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये सब भी आपको सेल थ्योरी में लिखने होंगे। समझ में आ गई बात? अब हम आगे मूव करते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो सेल जो है वो दो तरह की होती है। वो एक होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक सेल समझाती हूँ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में भी, क्लास 11th में भी और कंपटीशन में भी। अब देखो क्या, प्रोकैरियोटिक वर्ड पर जाओ पहले। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड। अब कैरियन का कैरियोटिक वर्ड का ओरिजिन हुआ है कैरियन से, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। अब हम पूरा वर्ड पढ़ेंगे। क्या हुआ? प्रोकैरियोट यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ? ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी न ही न्यूक्लियोलस होगा, दोनों चीजें एब्सेंट होगी, और जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो उसी सेल में ऐसे ही पड़ा रहेगा, डिफ्यूज रहेगा। जबकि यूकैरियोटिक, यू का मतलब क्या होता है? वेल डेवलप्ड। कैरियोटिक का मतलब क्या हुआ? कैरियन यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा। इसका मतलब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होगा, इसीलिए जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो बाउंड होगा किससे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ये बेसिक डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। दूसरा क्वेश्चन कि कुछ आपको एग्जाम्पल याद रखने होंगे, खास तौर पे जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उनको तो आपको याद रखना ही रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल में 4 एग्जाम्पल याद रखेंगे। पहला बैक्टीरिया, दूसरा साइनोबैक्टीरिया, इसका एक नाम और बता रही हूं BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, ऐसी एल्गी जिसका कलर कैसा होता है? ब्लू ग्रीन कलर का होता है। तीसरा आपको याद रखना है माइकोप्लाज्मा, और माइकोप्लाज्मा को ही हम और क्या कह देते हैं? PPLO। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PPLO की फुल फॉर्म बताइए, तो आपको पता होना चाहिए प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्यों कह रहे हैं इनको प्लियोमॉर्फिक? ये बच्चों माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो प्लियोमॉर्फिक होते हैं। प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी शेप को कंटिन्यूअसली चेंज करते रहते हैं। अब आप कहेंगे भाई क्यों चेंज करते रहते हैं? इसलिए चेंज करते रहते हैं क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो इसीलिए हम इसको किस कैटेगरी में रखते हैं? प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म में, और इसकी फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये तीनों एग्जाम्पल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, और माइकोप्लाज्मा को हम कहते हैं PPLO, ये आपको याद रखना होगा। दूसरी बात, यूकैरियोटिक सेल में तो सारे ही अपने आ गए, एल्गी है, फंजाई है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो सब किस कैटेगरी में आते हैं? यूकैरियोटिक में। अब ये वाली जो स्लाइड है और इसके आगे 2 स्लाइड्स और आएंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक मेजर क्वेश्चन बनता है क्लास 11th में कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में डिफरेंस बताइए, तो वहां पे आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरी हम बात करेंगे, ये तो हमने एग्जाम्पल की और बेसिक डिफरेंस देख लिया कि क्या अंतर होता है। उसके बाद हम बात करेंगे सेल साइज की। जो बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसका साइज जो होता है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। कितना? प्रोकैरियोटिक सेल का साइज होता है 0.1 से लेके 5 माइक्रोमीटर डायमीटर, वहीं यूकैरियोटिक सेल का साइज होता है 5 से लेके 20 माइक्रोमीटर तक। तीसरी चीज आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो यहां लिखा है आउटर मोस्ट लिविंग लेयर ऑफ द सेल, जो दोनों में ही प्रेजेंट होती है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट है, यूकैरियोट में भी प्रेजेंट है। मैं एम्फेसिस दे रही हूं इस वर्ड पर, आउटर मोस्ट लिविंग लेयर। देखो अक्सर क्या होता है, जैसे ही आउटर मोस्ट सुनते हैं हम झट से सेल वॉल पर टिक लगा देते हैं, लेकिन इस वर्ड पे ध्यान देना, लिविंग लिखा गया है। अगर लिविंग कह रहे हैं इसका मतलब में किसकी बात कर रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो दोनों में ही प्रेजेंट होती है, सेल वॉल भी दोनों में प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। लेकिन डिफरेंस आता है कि सेल वॉल बनी हुई किसकी है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो वो म्यूकोपेप्टाइड्स, लिपिड्स और एमिनो एसिड्स, ये चीजें प्रेजेंट होंगी।
माइकोप्लाज्मा में मैंने अभी आपको बताया था कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, इसी वजह से ये अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ये तीनों इस जगह पे से भी क्वेश्चन आता है, इसको भी अच्छे से कर लेना कि प्रोकैरियोट्स में या इनमें से कोई सा भी लिख देंगे, बैक्टीरिया में लिख दिया सपोज कि सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो आपको याद होना चाहिए कि वहाँ क्या होता है, म्यूकोपेप्टाइड्स और एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, साथ में पॉलीसेकेराइड्स और लिपिड का कंटेंट भी होता है। और उसी तरीके से यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल किसकी बनी होती है, उसमें सेल वॉल सेलुलोज की। लेकिन यहां हमें क्या याद रखना है कि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। समझ में आ गई बात? तो इस स्लाइड्स पे से 4 क्वेश्चंस हो गए। पहला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, 1 मार्क्स का। दूसरा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया कि एग्जांपल दीजिए प्रोकैरियोटिक सेल के, तो आपको बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन, पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। चौथा क्वेश्चन इसकी सेल वॉल को लेकर कि यहाँ सेल वॉल का कंपोजिशन और यहाँ यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में सेल वॉल का क्या कंपोजिशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे मूव करते हैं हम, आगे बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स की। बहुत बढ़िया बात है कि प्रोकैरियोटिक सेल में सिवाय राइबोसोम के कोई सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता, तो हमें पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। तो यानी ना तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ना गोल्जी बॉडी होती है, ना माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, ना लाइसोसोम मिलेगा, ना पेरोक्सिसोम मिलेगा, ना प्लास्टिड मिलेंगे, ना माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेगी। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ये सब प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा और हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो लेक्चर में। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, इनका पर्टिकुलर कुछ काम होता है। क्या काम होता है समझते हैं। सबसे पहले ईआर, ईआर की फुल फॉर्म होती है बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, ठीक है। ये वेल डेवलप्ड होती है और इसका मेन काम होता है ट्रांसपोर्ट करना। जो भी सब्सटेंस बन रहे हैं, सिंथेसिस हो रहे हैं, क्या चीज सिंथेसिस हो रही है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, उसका सिंथेसिस प्लस ट्रांसपोर्ट का काम प्लस सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम किसका होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। इसका क्या स्ट्रक्चर है, इन सबके स्ट्रक्चर और फंक्शन हम जब यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। फिर गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी का काम होता है सिक्रीटरी सब्सटेंसेस को स्टोर करके रखना, ये भी यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड होती है। तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पर से क्वेश्चन पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में तो एब्सेंट है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ये काम करता है सेलुलर रेस्पिरेशन का। फिर लाइसोसोम, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, लेकिन हम इसको कहते हैं सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, यानी आत्मघाती थैली। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, लाइसोसोम्स पे से भी क्वेश्चन। और फिर आती है पेरोक्सिसोम्स की बारी। इनका काम क्या होता है, लाइसोसोम डाइजेशन से रिलेटेड काम करता है। क्या मतलब हुआ इस बात का, याद करो जब मैंने एक बार आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कई क्वेश्चंस कराए थे, तब मैंने आपको बताया था कि स्पर्म होता है ना, स्पर्म बताया था जो मेल गैमेट होता है, उस स्पर्म में एक हेड था और हेड के आगे कैप लाइक स्ट्रक्चर था जिसको हम एक्रोसोम कह रहे थे। उस एक्रोसोम में प्रेजेंट होते हैं क्या, स्पर्म लाइसिन्स। वो लाइसेंस कौन प्रोड्यूस कर रहा था, लाइसोसोम प्रोड्यूस कर रहा था। कर क्या रहे थे ये एंजाइम, ये एंजाइम जो एग की जो मेम्ब्रेन है, उसकी जो झिल्ली है, उसको रप्चर करने का, एग को पेनिट्रेट करने का काम कर रहे थे। तो यहाँ पे लाइसोसोम का काम क्या हो गया, डाइजेशन, यानी उसने उस झिल्ली को, जो एग की जो मेम्ब्रेन थी, उसको क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया, उसको रप्चर कर दिया, उसको तोड़ दिया। पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम का काम क्या होता है, डिग्रेडेटिव फंक्शन। ये क्या करता है बच्चों, जो हमारी बॉडी में H2O2 बनता है, H2O2 बोलते हैं हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, उसको डिग्रेड करने का काम कौन करता है, पेरोक्सिसोम करता है। फिर बात आ जाती है प्लास्टिड, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो एब्सेंट है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में भी किस में प्रेजेंट है, केवल प्लांट सेल में। क्यों, क्योंकि ये किससे रिलेटेड होते हैं, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड होते हैं, और फोटोसिंथेसिस कौन करता है, प्लांट करते हैं। तो इसलिए एनिमल सेल में मत लेके आना, हमारे अंदर थोड़ी या फिर ह्यूमन बीइंग में थोड़ी कोई क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो हम फोटोसिंथेसिस करने लग जाएंगे, तो प्लांट भी प्रेजेंट होता है। तो प्लास्टिड आप कहाँ पे लिखेंगे, प्लांट सेल में लिखेंगे। फिर राइबोसोम, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर से डिफरेंस पे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में राइबोसोम्स में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होते हैं वो 70S, एस हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एस डिनोट करता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। और
और इसकी दो सब यूनिट होती हैं 50s और 30s। तो क्वेश्चन जो पूछते हैं वो एक क्वेश्चन तो ये पूछते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा एस, यानी कि चार ऑप्शन दे दिए, मान लीजिए 60s, 40s, 30s, 70s, तो आप किस पे टिक लगाएंगे? 70s टाइप के राइबोसोम मिलते हैं। दोनों सब यूनिट्स का भी पूछते हैं तो आपको नाम याद रखना होगा 50s प्लस 30s। फिर यूकैरियोटिक में 80s मिलते हैं, इसकी जो दो सब यूनिट्स होती हैं दूसरे कलर के मार्कर से लिखते हैं, वो होती है 60s और 40s। ठीक है, काम क्या होता है राइबोसोम्स का? प्रोटीन सिंथेसिस। फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो भी प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है लेकिन यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है और ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो ये हमने कुछ डिफरेंस देखे। अब आगे के डिफरेंस आते हैं न्यूक्लियस को लेके, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होगा। इसी कारण से जो डीएनए है वो कहां पड़ा रहेगा? डिफ्यूज्ड फॉर्म में पड़ा रहेगा साइटोप्लाज्म में। साथ ही साथ हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो कंपैरेटिव उसका अमाउंट जो होता है लेस होता है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल में डीएनए का अमाउंट ज्यादा होता है। प्लस यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी जो डबल लेयर होगी। फिर यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होगा और उस न्यूक्लियोलस का काम क्या होगा? राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस करना। समझ में आ गई बात? यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, यहाँ हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो ये थे बच्चों कुछ बेसिक डिफरेंस प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। एक फुल मेजर क्वेश्चन क्लास 11th में पूछा जाता है इसको लेकर के। अब हम आगे बात करेंगे, एनसीईआरटी पर आते हैं हम। प्रोकैरियोटिक सेल के 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। बेसिकली क्या है, लाइन इस तरीके से लिखी हुई है कि एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में आपको दे रखा है बैक्टीरिया, बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और कॉमा लगा के लिखा हुआ है पीपीएलओ। तो मैं आपको फिर कह रही हूं कि माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ एक ही बात है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे जब आप इन तीनों का कंपेरिजन करेंगे, किन किन पॉइंट्स को लेके? सेल वॉल को लेके, सेल मेम्ब्रेन को लेके, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और जेनेटिक मटेरियल को लेके, तो आप ये देखेंगे कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट होती है लेकिन माइकोप्लाज्मा में क्या होती है? एब्सेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन सभी जगह प्रेजेंट है, यानी कि बैक्टीरिया में भी, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी और माइकोप्लाज्मा भी। साइटोप्लाज्म तीनों में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस तीनों में ही वेल डिफाइंड नहीं होता, इसीलिए तो हम इसको किस में रख रहे हैं? प्रोकैरियोट में। और जेनेटिक मटेरियल की जब हम बात करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा वेरी 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 और वेरी इंपॉर्टेंट कि बैक्टीरिया में जो डीएनए है उस डीएनए के अलावा भी आपको एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटी नहीं है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है और वो जेनेटिक मटेरियल कहलाता है प्लाज्मिड। यहां पर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मिड क्या होते हैं? प्लाज्मिड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बैक्टीरिया का। ये माइकोप्लाज्मा में भी नहीं मिलेंगे, ये ब्लू ग्रीन एल्गी में भी नहीं मिलेंगे, लेकिन किस में मिलेंगे? बैक्टीरिया में मिलेंगे। और होते क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होते हैं, यानी कि जो मेन डीएनए है, मेन सर्कुलर डीएनए है, उसके अलावा जो जेनेटिक मटेरियल हो रहा है सर्कुलर फॉर्म में, उसको हम कहेंगे प्लाज्मिड। बाकी ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ पर भी नेक्ड डीएनए होगा और यहाँ पे माइक्रोप्लाज्मा में भी सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा। बच्चों जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें कंपेयर करके पढ़ना चाहिए, उससे हमारे दिमाग में कोई भी फैक्ट्स जो होते हैं वो ज्यादा टाइम तक रिटेन रहते हैं, इसीलिए मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लेकर आई हूं। अब हम आगे मूव करते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी में ही एक टॉपिक दे रखा है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। अब इसमें क्या है, आप जब भी इस टॉपिक को पढ़ो तो आप याद करना अपना जो सेकंड चैप्टर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, उस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन था, एक टेबल बनी हुई थी और उसमें मोनेरा और मोनेरा में एग्जाम्पल दे रखा था बैक्टीरिया का। तो वहां से इसको रिलेट करना, बेसिकली बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर और ये वाली चीज सेम है। ठीक है, तो अब हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे कि हम सेल एनवेलप और उसके मॉडिफिकेशन भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम इसमें बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर भी देख लेंगे। तो मुझे इसके लिए एक स्लाइड की जरूरत होगी, तो मैं यहाँ पे मूव करती हूँ आगे खाली स्लाइड पर। हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, जो किस नाम से दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन के नाम से। देखो होता क्या है बच्चों, एक सेल बनाई मैंने, ये बैक्टीरियल सेल बनाई, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया सेल वॉल। दूसरा, अब इस सेल वॉल में क्या होता है, इस सेल वॉल के बाहर कुछ इस तरह से एक मटेरियल डिपॉजिट रहता है ना।
अब ये मटेरियल दो तरीके से डिपॉजिट रह सकता है। यहाँ पे ये इस तरीके से बना देती हूँ मैं पूरी ही इसमें। ये जो मटेरियल है ये एक लूज शीट के फॉर्म में भी रह सकता है। अगर ये मटेरियल एक लूज शीट के फॉर्म में है तो हम इसको क्या कह देंगे, हम इसको कह देंगे स्लाइम लेयर या विस्कस लेयर। ठीक है, स्लाइम लेयर या विस्कस लेयर। अब अगर ये स्लाइम लेयर या विस्कस लेयर हुई तो इसमें प्रेजेंट होगा क्या, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, कौन से पॉलीसैकेराइड, तीन नाम आपको याद रखने होंगे। वो तीन नाम कौन कौन से हैं, डेक्स्ट्रेन, डेक्स्ट्रेन, डेक्स्ट्रीन और लेवेन। ये तीनों प्रेजेंट हैं तो लेयर कैसी होगी, लूज होगी, और लूज होगी तो हम उसको स्लाइम लेयर या विस्कस लेयर नाम दे देंगे। लेकिन अगर ये एक हार्ड कैप्सूल के फॉर्म में हुई, यानी कि अगर ये एक हार्ड लेयर के रूप में हुई तो हम इसको क्या नाम दे देंगे, तो हम इसको नाम दे देंगे कैप्सूल। ठीक, अब ये हार्ड क्यों होगी, हार्ड इसलिए होगी क्योंकि इसमें इस पॉलीसैकेराइड के साथ साथ मिल जाएंगे कुछ एमिनो एसिड। मैं अमीनो एसिड को ए से लिख रही हूं, एमिनो एसिड। तो ये एमिनो एसिड या नाइट्रोजनस सब्सटेंस जो है वो इस स्लाइम लेयर को थोड़ा रिजिडिटी देने का काम करेंगे, थोड़ा कड़क बनाने का काम करेंगे। इसीलिए अब हम इसको स्लाइम लेयर ना कह के क्या कह देंगे, कैप्सूल कह देंगे। समझ में आ गई बात। और इन दोनों को मिला करके, यानी किसको, कैप्सूल और स्लाइम लेयर, इन दोनों को मिला करके हम कह देते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। यानी ग्लाइकोकैलिक्स होगा सेल वॉल के बाहर, बैक्टीरिया की सेल वॉल के बाहर। अगर वो लूज शीट के फॉर्म में हुआ तो स्लाइम लेयर, अगर वो हार्ड कवरिंग के फॉर्म में हुआ तो कैप्सूल। फिर ये सेल वॉल आ गई। सेल वॉल से अंदर की तरफ, सेल वॉल से अंदर की तरफ आपको मिलेगी एक और मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन को हम नाम दे देते हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बनाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बच्चों, ये सेमी परमेबल या आप कह सकते हैं सेलेक्टिवली परमेबल होती है, यानी कि ये हर मॉलिक्यूल को अंदर आने नहीं देगी, इसीलिए इसको हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। अब क्या होता है कि ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कुछ जगहों पे से इनवेजिनेट होती जाती है। यहाँ पे से मैंने हटा दिया, यहाँ पे से हटा दिया। अब देखो, अब ये क्या होगा, ये इनवेजिनेट हो गई, यानी इस तरीके से हो गई, ये इस तरीके से हो गई। ठीक है, अब ये वाला जो स्ट्रक्चर कहलाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर कहलाएगा मीजोसोम। ये मीजोसोम क्या होता है, ये मीजोसोम एग्जैक्टली इक्वल है यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पर से। यहां पर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में, पर्टिकुलरली बैक्टीरिया में, मीजोसोम यूकैरियोटिक सेल के कौन से ऑर्गेनल से रिजेंबलेंस शो करता है। आंसर होगा मीजोसोम। क्यों करता है, इसलिए करता है क्योंकि इस मीजोसोम में कुछ रेस्पिरेशन से रिलेटेड एंजाइम्स मिलते हैं। और अभी मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम कर रहा था, सेलुलर रेस्पिरेशन में काम आ रहा था यूकैरियोटिक सेल में। तो मीजोसोम भी किस में आ रहा है, रेस्पिरेशन में काम आ रहा है, क्योंकि इसमें कई रेस्पिरेशन से रिलेटेड एंजाइम, कुछ डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड एंजाइम्स मिलते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे अंदर की तरफ तो पूरे में साइटोप्लाज्म मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर भी मिलेंगे जिनको हम क्या नाम दे देंगे, प्लाज्मिड नाम दे देंगे। और क्या मिलेगा, और आपको मिलेगा कुछ इसमें जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो पूरी कहानी होती है, ये होती है बैक्टीरियल सेल की। और स्ट्रक्चर होंगे, अभी बताती हूँ क्या है, लेकिन अभी तक हमने जितना पढ़ा वो समझो। सेल एनवेलप, अब हमसे अगर ये क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से सेल एनवेलप मिलते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, पहला ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा सेल वॉल, तीसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स में दोनों बातें लिखेंगे। स्लाइम लेयर किसकी होगी, तो वो अगर लूज शीट के फॉर्म में हुआ तो उसे हम स्लाइम लेयर कह रहे हैं, जो बनी होगी पॉलीसैकेराइड की। अगर थिक और टफ हुई तो हम उसे क्या कह देंगे, कैप्सूल कह देंगे, जिसमें क्या होंगे, पॉलीसैकेराइड प्लस नाइट्रोजनस सब्सटेंस। दूसरी बात पर आएंगे हम, सेल वॉल। सेल वॉल क्या काम करती है बच्चों, शेप देने का काम करती है किसी भी सेल को, और उसको बस्ट होने से रोकेगी, यानी एक उसको रिजिडिटी देगी। कौन, सेल वॉल। तीसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमेबल। समझ में आ गई यहां तक बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये जो मैंने आपको समझाया था वही सब कुछ है। फिर
अब मीजोसोम्स के बारे में देख लेते हैं क्या था। मीजोसोम इट इज फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द सेल, यानी ये सेल है, ये अंदर से क्या हो रही है, इन्वेजिनेट हो रही है, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं इसको हम क्या बोल रहे हैं, मीजोसोम्स कह रहे हैं। These extensions are in the form of vesicle, tubule and lamella. वेसाइकल का मतलब क्या हुआ, वेसाइकल का मतलब हुआ इस तरीके के स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो बन जाएंगे, वो वेसाइकल के फॉर्म में भी इन्वेजिनेट हो सकती है। टिब्यूल्स, टिब्यूल्स का मतलब नाम से पता लग रहा है कैसे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी, वो ट्यूब ब्रांच भी हो सकती है, जैसे कि ये इस तरह से बना दी, इस तरीके की भी हो सकती है। और लैमेला, डिफरेंस क्या होता है लैमेला और ट्यूब्यूल्स में, लैमेला जो होते हैं बच्चों वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को जो प्लेट लाइक हो उसको हम लैमेला कहते हैं, जो ट्यूब लाइक होते हैं उसको हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ट्यूब्यूल्स ब्रांच्ड भी हो सकती हैं। तीसरा मेन इंपॉर्टेंट काम इसका, मीजोसोम के फंक्शन पर भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या काम उसका होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं और सेक्रेशन प्रोसेसेस में मीजोसोम्स का काम होता है। ठीक, अब हम आगे मूव करते हैं। जो मैंने अभी बताया था आपको, बैक्टीरियल सेल ड्रॉ करी थी यहाँ पे, यहीं पर हम एक चीज और बताती हूँ, ये आ गई। अब इसमें क्या होता है बच्चों, कई जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें आपको कुछ इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स भी नजर आ सकते हैं, यहाँ भी बना देते हैं, कई जगह बना देते हैं अपन। ये स्ट्रक्चर्स जो कहलाते हैं इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, जो हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में, उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं फ्लैजिला। और इस फ्लैजिला में एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं फ्लैजिलिन, और ऐसे बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती है वो कहलाते हैं ट्राइकस, यानी कि जो मूव कर सकते हैं, और जिसमें प्रेजेंट नहीं होगी उसको हम क्या कह देते हैं, ए ट्राइकस। ए ट्राइकस ऐसे बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट होती है। समझ में आ गई बात, ये बात थी फ्लैजिला की। अब फ्लैजिला के अलावा बैक्टीरिया में कुछ और भी ऐसे पतले पतले दुबले दुबले से स्ट्रक्चर्स भी मिलते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को बच्चों क्या कहते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं पिलाई। अब ये पिलाई क्या होते हैं, ये पिलाई भी हेयर लाइक अपेंडेजेस ही होते हैं जो इसकी सेल से ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन इनका काम लोकोमोशन नहीं होता। फिर क्या काम होता है, ये बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस से चिपकाने का, एडहेशन का काम करते हैं, प्लस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो वो पिलाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे उन्हें हम कह देंगे सेक्स पिलाई। समझ में आ गई बात, सेक्स पिलाई पे से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी बात, फ्लैजिला और पिलाई में क्या डिफरेंस होता है ये भी पूछा जाता है। तो फ्लैजिला जो लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, पिलाई जो एडहेशन में हेल्प करेंगे। फ्लैजिला जो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने होते हैं, पिलाई जो पिलिन प्रोटीन से बने होते हैं। अब देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, ये आगे चले आ गए हम। मॉडिफिकेशंस ऑफ सेल एनवेलप, उसमें सेल एनवेलप के बारे में हमने बात कर ली। अब हम क्या बात कर रहे हैं, मॉडिफिकेशंस ऑफ सेल एनवेलप, उसमें फ्लैजिला आ गई, दूसरा पिलाई आ गई। पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। ये जो कहानी थी बच्चों, ये कहानी थी बैक्टीरिया की। अब हम आगे मूव करते हैं साइनोबैक्टीरिया की तरफ, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। उसमें जो सेल होती है वो सेल कई बार सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाती है, और इन्वेजिनेट होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर कहते हैं। जहां पर भी क्रोमेटोफोर वर्ड आता है, क्रोमा, क्रोमा का मतलब होता है कलर, यानी कलर देने वाले पिगमेंट्स, वो पिगमेंट्स जिसकी वजह से किसी भी ब्लू ग्रीन एल्गी का कलर ब्लू और ग्रीन कलर का होता है, वो कहां प्रेजेंट होते हैं, इन इन्वेजिनेशंस पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी क्या हुआ, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल एनवेलप। तो सेल एनवेलप पूछे तो हमें लिखना होगा ग्लाइकोकैलिक्स, कैप्सूल, और जो लूज शीट की बात करी उसके बारे में, स्लाइम लेयर की बात करी उसके बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और सेल वॉल के बारे में। अगर मॉडिफिकेशन ऑफ सेल एनवेलप पूछे तो हमें नाम देना होगा किस किस का, फ्लैजिला का, पिलाई का और क्रोमेटोफोर का। लेकिन जब आप क्रोमेटोफोर लिखेंगे तो वहां पे साइनोबैक्टीरिया का नाम मेंशन करना मत भूलना। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करी। इसमें मैंने राइबोसोम्स और इंक्लूजन्स करके, आपके एक टॉपिक है तो राइबोसोम्स मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिए थे कि प्रोकैरियोटिक सेल में 70S है और काम उसका प्रोटीन सिंथेसिस है। इंक्लूजन्स का मतलब होता है कि उसमें जो भी स्टोरेज मटेरियल होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो उसमें जैसे अगर आप साइनोफाइसी के मेंबर की बात करते हैं तो साइनोफाइसियल ग्रेन्यूल के फॉर्म में होगा,
या फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होगा। तो ये हमने आज पूरा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, प्रोकैरियोटिक सेल में से एक तो, या सेल के बारे में जो आज हमने पढ़ा है, तो उसमें एक तो आप डिस्कवरी पे पूरा तैयार कर लेना, दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिस्कवरी, दोनों में डिफरेंस क्या है, प्लस ये 1 मार्क्स के लिए, और पूरा एक फुल जो क्वेश्चन होता है डिफरेंस का, उसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। आज का अगर वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।